गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। तो आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, इसका नाम है सीजी बोर्ड क्लासेस। ठीक है। अभी आप जैसे सबको पता होगा 10th का असाइनमेंट आ गया है। 10th और 12th दोनों का सितंबर मंथ के लिए। तो ये हमारा असाइनमेंट नंबर 2 है सितंबर मंथ के लिए। इसके बाद सिमिलरली 6 मंथ तक आप लोग का असाइनमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी आप लोग को, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फ़ेब तक। ठीक है। एक्चुअली ये इसलिए किया जा रहा है कि एज अ प्रिकॉशन लिया जा रहा है। मान के चलिए कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आती है कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर पाए, तो उस केस में आपको अगर कुछ एग्ज़ाम गवर्नमेंट को मार्क्स देना होगा तो किस बेसिस पे मार्क्स देगी। तो एक बैकअप स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट की। पर ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको बनाने हैं, कंपलसरी हैं। इसके मार्क्स अपलोड होते हैं आपके वेबसाइट पे, आपके पोर्टल पे स्कूल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस सितंबर असाइनमेंट का साइंस का। मैथ्स का हमने ऑलरेडी डाल दिया है तो उसको अब ज़रूर देखें। तो ये साइंस का क्लास 10th का असाइनमेंट है। उसका देखिए पहला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है इस बार, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। पहला क्वेश्चन है आपका, वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप एंड मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कौन सा पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, व्हाट चेंजेस विल ऑकर इन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वैलेंसी, एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन पे क्या क्या चेंज आता है जैसे ही आप ग्रुप से नीचे जाएंगे, नीचे की तरफ, और एक बार लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। तो एक एक करके देख लो। सबसे पहले आयोनाइजेशन पोटेंशियल। देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब कोई भी जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, क्या कोई भी एलिमेंट है, उसको अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होते हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको जैसी एनर्जी मिलती है वो बाहर आ जाते हैं। तो इसको बोला जाता है एक तरह से आयोनाइज होना। ये एक कंडीशन कहलाती है आपकी आयोनाइज होने की। तो ये यही पूछ रहा है कि अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊँगा तो मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी कि डिक्रीज होगी। तो जैसे ही देखिए आप जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाते हैं या टॉप टू बॉटम जिसको बोल रहे हैं, तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एलिमेंट्स की डिक्रीज़ होती है। क्यों डिक्रीज़ होती है, रीज़न भी लिखा है, क्योंकि ये एटॉमिक साइज़ आपका बढ़ने लगता है। अब देखिए सिंपल सी बात है, ये आप लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। अब मान के चलिए 2 शेल है, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन है। अब आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो आप जैसे ही लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होती है, वैलेंसी आपकी बढ़ती है 4 तक, एंड देन वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो वैलेंसी बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि देखिए जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये प्रोटॉन इनको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते जाएगा और एटॉमिक साइज एक तरह से डिक्रीज़ होता है। डिक्रीज़ होने से क्या होगा कि आउटर मोस्ट में अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो उनको आयोनाइज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड पड़ेगी। यही जब आप डाउन द ग्रुप आप मूव करते हैं तो आपको पता है जब आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो क्या होगा, डाउन द मूव करने पे एक एक्स्ट्रा सिर्फ शेल ऐड हो जाता है। एक्स्ट्रा शेल ऐड होने से क्या होता है, उस एक्स्ट्रा शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन को मूव करना कंपैरेटिवली ईजी होता है रादर देन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना। तो जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाएंगे आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी, और जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, यही रीज़न है और कुछ नहीं है। सेकेंड है वैलेंसी। वैलेंसी तो बहुत ईजी है। वैलेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय विच इज़ present by on the outermost octet of any element to attain inert gas configuration। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यहाँ ये होता है जितनी भी आपकी इनर्ट गैस है, नोबल गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो उनके आउटर मोस्ट ऑक्टेट आपको पता होगा कंप्लीट होते हैं। एक तरह से क्या है, स्टेबल हैं। उनको दूसरे इलेक्ट्रॉन या किसी दूसरे एलिमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है स्टेबल होने के लिए, वो ऑलरेडी स्टेबल है, वो इनर्ट गैस कहलाते हैं। तो जैसे आप हैं, आप भी चाहेंगे ना जल्द से जल्दी स्टेबल हो जाए, जॉब लग जाए, तो हर एलिमेंट क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसी स्टेबिलिटी चाहता है। तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन आप दोगे कि स्टेबल हो जाएगा, या उससे कितने इलेक्ट्रॉन आप ले लोगे तो वो स्टेबल हो जाएगा, वही कहलाती है किसी एलिमेंट की वैलेंसी। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में डिफरेंस होता है बेटा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट हो। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 1 2 3 से लेकर 7 तक हो सकता है, लेकिन वैलेंसी मतलब उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, वो कहलाती है उसकी वैलेंसी। तो दोनों में डिफरेंस समझना। यहाँ वैलेंसी पूछ रहा है। तो जैसे ही आप देखें डाउन टॉप टू बॉटम आप जाएंगे, हर बार क्या हो रहा है, आपकी वैलेंसी आपके टॉप टू बॉटम जाने पे, ओके मैंने यहाँ पे शायद उल्टा लिख दिया है। टॉप टू बॉटम आप जैसे जाएंगे आपकी वैलेंसी इंक्रीज़ नहीं होगी। देखिए ये उल्टा हो गया। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आपकी वैलेंसी रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी, और डाउन द ग्रुप जाएंगे तब आपकी वैलेंसी, डाउन द ग्रुप जाएंगे या टॉप टू बॉटम जाएंगे तब आपकी वैलेंसी कांस्टेंट रहेंगी,
और लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करेंगे तब आपकी वैलेंसी बढ़ेगी कहाँ तक, देखो ये क्रॉस हो गया बेटा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट वाला ये हो गया, वैलेंसी आपकी इंक्रीज होगी अप टू 4 एंड देन डिक्रीजेस। जैसे देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, देन बेरिलियम। तो जैसे ही आप लिथियम के बाद बेरिलियम से देखिए बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो इनमें क्यों होता क्या है, देखिए अप टू पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होने के बाद फिर नेक्स्ट शेल की बारी आती है। सो बेटा जो फर्स्ट शेल है उसकी वैलेंसी क्या है, 2 ही रहेगी, कि वो 2 से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। उसके बाद वाले शेल की वैलेंसी कितनी हो सकती है, मैक्स टू मैक्स 4 हो सकती है, मतलब 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ने के बाद इसे 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। देखो तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, जैसे कि कार्बन का एग्जांपल है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,4, तो इसके आउटरमोस्ट ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो इसको और कितने चाहिए 4 चाहिए, 4 इसको मिलेंगे स्टेबल हो जाएगा। इसी सिमिलरली कार्बन के बाद नाइट्रोजन को कितने चाहिए 3 चाहिए एंड सो ऑन। तो उसके आउटर मोस्ट ऑक्टेट में उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, यहाँ पे जैसे ही आप मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट तो क्या होगी, आपकी वैलेंसी अप टू इंक्रीज होगी अप टू 4 एंड देन डिक्रीजेस। लेकिन टॉप टू बॉटम क्या होता है, हर बार नया शेल ऐड होते जाता है और हर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड एंड ग्रुप, तो वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या होगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा एंड लेफ्ट टू राइट मूव करने से डिक्रीज होगा। वही बात बताई मैंने आपको, ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें जैसी आउटर मोस्ट में आपके ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा और ये क्या करेगा, ऑक्टेट को अपनी तरफ खींचेगा। तो एटॉमिक साइज़ क्या होगा, एक तरह से डिक्रीज होना स्टार्ट होगा कंपैरेटिवली। जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होता है, एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हो जाता है और एक्स्ट्रा शेल में आउटर मोस्ट में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहाँ पे आपकी एटॉमिक साइज डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता है कंपैरेटिवली मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की। नेक्स्ट है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी शेड पेयर इलेक्ट्रॉन को टेंडेंसी कितनी टेंडेंसी उसकी अट्रैक्ट करने की, वही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताता है। जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज होती है और जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, विच टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज्ड इन अ सोलर कुकर। ये सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन सा मिरर यूज़ करेंगे, कॉनकेव मिरर। क्या है रीज़न पढ़ लो, यहाँ पे लिखा है आप लोग सामने, इट इज़ अ टाइप ऑफ कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा है, एक तरह का कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब जो भी रे ऑफ लाइट आ रही है कॉनकेव मिरर में टकराने के बाद क्या होती है, सारी की सारी फोकस से पास होते हुए जाती है। फोकस वो पॉइंट है जहाँ पे सारी की सारी आपकी लाइट कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्ज होने से क्या हो रहा है, वहाँ पे हीट इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, सारी रे ऑफ लाइट एक ही पॉइंट पे फोकस होगी तो हीट इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं सोलर कुकर में, कॉनकेव मिरर बेटा, क्योंकि देखिए लाइट इंसिडेंट जो भी हो रही है मिरर में, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर, और ये जो भी लाइट की रेज है क्या करती है, थर्मल हीट एनर्जी होती है इनके पास, और एक पॉइंट पे आप फोकस करा रहे हो और वहीं पे क्या कर दो, जो भी फूड को कुक करना है उस पर्टिकुलर प्लेस पे आप रख दो। तो ये आपकी लाइट आई, सोलर कुकर में टकराई और यहाँ पे आ गई। और इसी तरह से यहाँ पे इसको ब्लैक से भी कवर किया जाता है। ब्लैक से कलर क्यों किया जाता है सोलर कुकर को, बिकॉज ब्लैक इज़ अ गुड ऑब्जॉर्वर लाइट। तो क्या करेगा, अंदर के टेम्परेचर को सोलर कुकर के बढ़ा देगा और आपका खाना बहुत जल्दी पक जाएगा, ठीक है। ओके, और क्या है इसके आगे, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ सोलर पैनल। सोलर पैनल कहाँ का यूज़ होता है, देखो सोलर वाटर हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, व्हीकल रन करने के लिए, बैटरी चार्ज करने के लिए, टू लाइट बल्ब ऑन द स्ट्रीट एज वेल। तो बहुत सारे यूजेस हैं, आपको एनी 2 लिखने बोले तो कोई भी 2 लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट एनी 4 अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखो मेंडलीव्स बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था भाई। देखो आज के डेट में जो आप मोज़ले पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, वो एक तरह से मेंडलीव ने बहुत कुछ, आधा काम तो उसने करके किया था, उसके बाद मोज़ले ने उसको एक तरह से बस एक करेक्शन किया। मोज़ले ने क्या कर दिया, बस उसको एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज कर दिया, बाकी आधा काम तो मेंडलीव कर चुका था। तो उसके अचीवमेंट क्या है वो आपको लिखने हैं। तो पहला अचीवमेंट तो बेटा सबसे बड़ी चीज़ थी, उसने करेक्ट किया था वेट ऑफ सम एलिमेंट्स। कैसे, जैसे एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम, वो पहले जो था वो गलत दिया हुआ था, उसको उसने करेक्ट किया। सेकेंड, ही लेफ्ट सम स्पेस इन हिज टेबल फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। ये बहुत बड़ी चीज़ थी, उन्होंने पहले से डिटेक्ट कर लिया था कि फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर होंगे, तो उसके लिए उन्होंने अपने टेबल में कुछ एम्प्टी स्पेसेस प्रोवाइड कर दिए थे। अब देखिए जैसे आज की डेट में उन्होंने एक एलिमेंट का नाम दिया था एका बोरॉन,
एका बोरॉन क्या है जो आज की डेट में आप स्कैंडियम बोलते हैं। एक एलिमेंट था एका एल्यूमिनियम जो गैलियम कहलाता है, और एका सिलिकॉन दैट इज़ जर्मेनियम। मतलब इनकी प्रॉपर्टी जो मैंडलिव्स में प्रिडिक्ट करी थी, जैसी प्रॉपर्टी होगी, जैसा बिहेवियर होगा एलिमेंट का, वो एग्जैक्टली सेम था, सिमिलर था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, स्पेस वॉज प्रोवाइडेड फॉर इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के लिए उन्होंने एक सेपरेट स्पेस दी थी, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन के लिए। ठीक है, इट कैन बी प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स। तो उन इनर्ट गैस की वजह से कोई दूसरा एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं होगा, तो पहले से उन्होंने स्पेस प्रोवाइड कर दिया था। और फोर्थ जो अचीवमेंट था इनका कि एलिमेंट्स विथ स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास वर प्लेस्ड बिफोर एन एलिमेंट विथ स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास। जैसे आज की डेट में देख सकते हैं आप, कोबाल्ट का मास जो कि 58.9 है, वो किसके पहले रखा जाता है, निकिल के पहले। निकिल का मास क्या है, 58.7। तो कोबाल्ट का मास भले ज़्यादा है लेकिन वो निकिल से पहले। तो इन्होंने ये पहले से ही ये चीज़ अरेंजमेंट करके रखी हुई थी। और आज की डेट में देखेंगे तो आपका जो भी एटॉमिक टेबल है, सॉरी प्रोडिक टेबल है, वो किसके बेसिस पे बेटा, एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का पहले आता है, बाद में निकिल। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। बहुत ईजी क्वेश्चन, कौन है, ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट, ड्रॉ अ लीनियर डायग्राम ऑफ प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोग आई थिंक 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, 9th में तो नहीं पढ़ा पर 8th में जरूर पढ़ा है, और एग्जैक्टली सेम है। तो आपको एक लीनियर डायग्राम शो करना है प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो सभी को पता होगा कि मेल और फीमेल हमारी बॉडी में क्या होते हैं बेटा, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें एक पेयर होता है जिसको बोलते हैं आप सेक्स क्रोमोसोम। 22 पेयर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जो 44 यहाँ पे दिख रहा है। देखो पेयर का मतलब क्या, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम, तो 22 पेयर यानी 44 क्रोमोसोम। ये फादर और मदर, मेल में ले लो फादर, फीमेल में ले लो मदर, सेम होते हैं। जो 23rd पेयर होता है जिसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, वो मेल में अलग होता है। मेल में होते हैं वो XY और फीमेल में होते हैं XX। अब ये जो 23rd पेयर है सेक्स क्रोमोसोम, यही डिटरमाइन करता है चाइल्ड, कि चाइल्ड मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक है, अब देखिए इसका आपको लीनियर डायग्राम बनाने बोला है। ये यहाँ पे जो आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा है, आप ये भी बना सकते हैं। ठीक है, या ये नहीं बनाना है तो इससे और इजी डायग्राम, मैं 2 टाइप का डायग्राम आप लोग को शो कर रहा हूँ, आप लोग ये वाला भी बना सकते हैं। देखिए इस स्क्रीन में जो आपको दिख रहा है, तो ये बनाए तो ज़्यादा बेटर है, पहले वाला बनाएंगे तो भी सही है। तो यहाँ पे देखो, जैसे फादर का आपने ले लिया क्रोमोसोम XY, मदर का XX। अब X का पेयर, ध्यान से समझना, X का पेयर फादर के आपने क्या किया, मदर के X से पेयर कराया। अगर ऐसा क्रोमोसोम का पेयर होता है तो कौन सा बर्थ होगा, फीमेल चाइल्ड का। ठीक है, बेबी गर्ल होगी। अगर फादर का X का पेयर फीमेल मदर के अनदर X के पेयर के साथ होगा, तब भी क्या होगा, फीमेल चाइल्ड होगी। अगर फादर के Y का पेयर मदर के X के साथ होगा, तब क्या होगा, मेल चाइल्ड होगा। और फादर के Y का पेयर फीमेल के अनदर X के साथ होगा, अदर X क्रोमोसोम के साथ होगा, तब भी क्या होगा, मेल चाइल्ड। मतलब यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को कि ये बात समझ भी आ रही है क्या, कि चाइल्ड बॉय हो या बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एक तरह से 50%। बट इंडिया में इतना बुरा टैबू है यहाँ पे कि आज भी गांव जगह में हर जगह फीमेल को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है एक गर्ल के लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कायदे से देखा जाए तो फादर रिस्पॉन्सिबल है, कि फादर का जो वाई क्रोमोसोम है वही डिटरमाइन करता है कि लड़का होगा या लड़की। तो एक तरह से देखें, अगर ब्लेम करना है तो मेल को करें, ना तो फीमेल को। मेरे ख्याल से किसी को ना करें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, 50-50%। भगवान नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए ये जो एक्स और वाई एक्चुअली में है क्या, ये गेमेट्स कहलाते हैं, एक तरह के रिप्रोडक्टिव सेल। यहाँ पे देखिए एक नोट करके मैंने आप लोग के लिए लिख दिया है, जाइगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन ऑफ गेमेट। जब ये गेमेट आपस में मिलते हैं तो एक तरह का जाइगोट वाली एग मतलब प्रोड्यूस होता है, जो आपको फर्दर ऑफ स्प्रिंग को बॉर्न, ऑफ स्प्रिंग यानी मतलब क्या, बेबी बॉय, तो ऑफ स्प्रिंग को वो बर्थ देगा, या तो बॉय होगा या तो गर्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, वैरायटी ऑफ काउ नेम्ड जेबा इज adapted to survive in hot condition. Another variety साहिवाल gives 20,000 लीटर्स। जो छत्तीसगढ़ वाले हो तो बहुत अच्छे समझते होंगे साहिवाल काउ। द वैरायटी ऑफ अंगस हैज़ अ वेल बिल्ड बॉडी, मतलब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड बॉडी वाला है। इफ़ वी वांट टू एक्वायर मैक्सिमम मिल्क फ्रॉम वैरायटी ऑफ काउ इन गिवन छत्तीसगढ़, विच वैरायटी ऑफ काउ डू यू थिंक मस्ट बी क्रॉस ब्रीड एंड वाई। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपके 3 वैरायटी ऑफ काउ दे दिया है, जेबा, साहिवाल और अंगस। जेबा हॉट कंडीशन सर्वाइव कर सकता है, साहिवाल अच्छा लीटर देता है, और अंगस क्या है, वेल बिल्ड बॉडी है। तो ये पूछ रहा है आपसे कि आप ऐसी कौन सी 2 काऊ है जिनको क्रॉस कराओगे, यानी जिनकी मेटिंग कराओगे ताकि वो बेनिफिट हो आपके लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये। इसी का दूसरा पार्ट है, वाई मेंडल सिलेक्ट पीस प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट, राइट एनी 2 मेन रीजन फॉर इट। चलिए देखिए, पहले का रीज़न देख लेते हैं क्या है आंसर।
तो अगर आप लोग ध्यान से सोचें, दिमाग लगाइए क्या होना चाहिए। तो देखो बेटा, साहिवाल जो काऊ है, साहिवाल जो बहुत ज़्यादा लीटर देती है, 20,000 लीटर मिल्क देती है, और अंगस जो वेल बिल्ड बॉडी है, इन दोनों का क्रॉस कराना चाहिए। अब रीज़न क्या है? देखो रीज़न ये है कि छत्तीसगढ़ का जो आप लोग को टेम्परेचर देखा होगा आप लोग ने, वहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, ठीक है, कंपेरेटिवली दूसरी नॉर्थ साइड से। तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा गर्मी ना, तो एकदम ज़्यादा ठंडी है। तो यहाँ पे आप क्या चाहिए मेन, ज़्यादा दूध देने वाली गाय, और ऐसी गाय जिसकी वेल बिल्ट बॉडी हो, मतलब वो गर्मी ठंडी दोनों सह सकती है, ठीक है, सिर्फ गर्मी सहने वाली बात नहीं है। अब ये राजस्थान वाली बात होती, उस साइड होता तो हम ज़ेबा गाय को यूज़ करते, बट छत्तीसगढ़ में हमको कैसी चाहिए, वेल बिल्ट बॉडी और ज़्यादा लीटर दूध देने वाली बॉडी गाय, तो हम साहिवाल और अंगस का क्रॉस कराएंगे, ठीक है। रीज़न भी लिखा है, अ वेल बिल्ट बॉडी काउ इज एबल टू सस्टेन हॉट कंडीशन एंड विल प्रोवाइड ह्यूज अमाउंट ऑफ मिल्क। तो हमारा दोनों एडवांटेज फुलफिल हो जाएगा, दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। लास्ट था आप लोगों को क्वेश्चन कि मेंडल ने पीस प्लांट ही क्यों चूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, इसकी रीज़न बताओ। देखो ग्रेगर मेंडल जेनेटिक्स फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है इन्होंने। तो उन्होंने एक पी प्लांट के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया था। तो क्या था उसका रीज़न? देखो रीज़न बहुत है, आप कोई भी 2 या 3 रीज़न लिख लें यहाँ से। पहला है ईजी टू ग्रो, पी प्लांट क्यों यूज़ किया कि भाई गार्डन में आराम से यूज़ आप ग्रो कर सकते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करना भी ईजी हो जाता है, कॉस्ट फ्रेंडली है। सेकेंड, जनरेशन टाइम भी बहुत कम है, तो आपको ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट के लिए। थर्ड, फ्लावर्स ऑफ दिस प्लांट इज़ बाइसेक्सुअल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फ्लावर्स, प्लांट के फ्लावर कैसे थे? बाइसेक्सुअल थे। दे आर सेल्फ पॉलिनेटिंग, मतलब उनको किसी की ज़रूरत नहीं है पहली बात तो, और प्लांट्स को आपको पता ही है प्लांट्स कैसे होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सो दे आर सेल्फ पॉलिनेटिंग एंड सो सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी ईजली परफॉर्म। और लास्ट है, द डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वर ईजी टू रिकॉग्नाइज एंड स्टडी। तो कुछ भी जैसे पी प्लांट के अलग अलग वैरायटी भी आते हैं, आपने देखा होगा जो मटर आता है ना, मटर पी मतलब क्या, मटर, मटर की भी अलग अलग वैरायटी की आती है, तो उनकी वैरायटी भी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ईजी होता है स्टडी करने के लिए। तो यही रीज़न था जिसकी वजह से ग्रेगर मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो चलिए, बहुत इजी नोट्स आप लोगों को मैंने प्रोवाइड किया है, ज़रूर इसको आप लोग पढ़ लें। और अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बहुत जल्द आपको 12th का भी यहाँ पे असाइनमेंट मिल जाएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।